अरे वाह। नमस्कार। गुड आफ्टरनून। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू बच्चा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। धन्यवाद। आप लोगों तक खबर पहुंच गई। मैं आज 55 साल का हो गया। 55 years कंप्लीटेड। जीवन के 55 वर्ष देखते देखते बीत गए। और 55 जीने की तमन्ना है। देखते हैं ऊपर वाला क्या चाहता है। थैंक यू आप सभी को। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ढेर सारा धन्यवाद। ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों को। आप लोगों ने मुझे याद किया, आप लोगों ने मुझे विश किया, इसके लिए आपको ढेर सारा आशीर्वाद, ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सफल हो। हम लोग क्लास आज शुरू करें। कल हमने आपको वृद्ध वाला सेक्शन पढ़ा दिया था। वृद्ध वाला सेक्शन हमने आपको पढ़ा दिया था और बच्चा वाला शुरू करना था। कल हमने वृद्ध का आपको पीडीएफ भी भिजवा दिया था। तो यदि पीडीएफ आपको मिल चुका है तो आप यस लिखें या वाई भी लिखेंगे शॉर्ट में तो चलेगा बच्चा। यदि आपको पीडीएफ मिल चुका है तो आप यस लिखें या वाई लिखें चलेगा। आपको पीडीएफ मिल चुका है तो आप यस लिखें। आज ही मिला होगा, आज या ठीक है, मिल चुका है तो प्लीज आप लोग यस लिखें। ठीक है। यदि पीडीएफ मिल चुका है तो आप यस लिखें। ट्रांसजेंडर का भी वृद्ध का पीडीएफ मिल चुका है, सबने यस लिखा। एक बच्चा लिख रहा है कि ट्रांसजेंडर का पीडीएफ नहीं मिला है। एक बच्चा लिख रहा है ट्रांसजेंडर्स का पीडीएफ नहीं मिला है। नहीं मिला है। किस सेक्शन का नहीं मिला है ट्रांसजेंडर का? एक बार मैं चेक कर लेता हूं। कुछ भी नहीं मिला है। क्या मिला है? अगर आप में से कोई मेरे नंबर पर मैसेज करे, क्योंकि आपका मैसेज इसमें पढ़ा नहीं रहा है, कैसे होगा? या आप इसमें लिख करके भेजिए ट्रांसजेंडर का नहीं मिला है। ट्रांसजेंडर का नहीं मिला है। एक बार मैं देख लेता हूं बच्चा कि ट्रांसजेंडर का कौन कौन सेक्शन देना है, तो मैं ट्रांसजेंडर का आपको कल दिलवा देता हूं। ठीक है, डन। ओके, आज शुरू करते हैं क्लास। हम लोगों को मेरे ख्याल से ये आप लोगों ने लिख लिया था और मैंने डायमेंशन लिखवा दिया था पिछले क्लास में, राइट? बच्चे, अर्थ और भारत में स्वरूप,
बच्चे, अर्थ, भारत में स्वरूप, संवेदनशीलता इनकी या समस्याएं, इनकी समस्याओं का कारण, इनकी समस्याओं के समाधान हेतु, रक्षोपाय हेतु, बेहतरी हेतु किए गए संवैधानिक एवं वैधानिक प्रयास, इनके रक्षोपाय बेहतरी हेतु किया गया नीतिगत और योजनागत प्रयास, इन प्रयासों की समीक्षा एवं सुझाव। ये डायमेंशन आप लिख ले, अगर लिख लिया है उनको लिखने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं लिखे हैं, आज अगर कुछ नए होंगे बाय द वे, तो आप 1 मिनट के अंदर में आप इसको नोट डाउन करें तो मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, लिख लिया आपने। अब कैपिटल ए में हेडिंग डालिए, कैपिटल ए में आप हेडिंग डालिए, बच्चा का अर्थ एवं स्वरूप। आपके सामने है कैपिटल ए, बच्चा का अर्थ एवं स्वरूप। मैंने थोड़ा बहुत कल के क्लास में 2-4 मिनट इस पर डिस्कशन कर दिया था। बच्चा का अर्थ एवं स्वरूप, ठीक है, बच्चा का अर्थ एवं स्वरूप। राइट, लिख लिया आपने। हमने पिछले क्लास में आपको बताया था, कल के क्लास में, शुरुआती क्लास में, कि अति संवेदनशील वर्ग में एक बच्चा भी आता है। यह भी कहीं ना कहीं एक कमजोर वर्ग है, कमजोर समुदाय है। एक तो शारीरिक रूप से जन्म के बाद से ही कमजोर होता है, ये आत्मनिर्भर नहीं होता है, परिवार पर निर्भर होता है, माँ बाप पर निर्भर होता है। इसलिए इनकी पूरी देखभाल की जिम्मेदारी माँ बाप की होती है, और किसी कारण से अगर माँ बाप करने में अक्षम हैं तो समुदाय और राज्य की भी जिम्मेदारी बनती है। बच्चा जब वयस्क हो जाए तब तो फिर वो आत्मनिर्भर हो जाएगा, फिर वो स्वयं अपनी देखभाल करेगा। अपंग होगा तो अलग बात है, लेकिन जिस तरीके से वृद्धावस्था अपने आप में कमजोर होने की पहचान है, उसी तरीके से बाल्यावस्था भी अपने आप में कमजोर होने की पहचान है। इसलिए हमारे समाज वैज्ञानिकों ने बच्चा को भी एक कमजोर, एक अति संवेदनशील समूह के रूप में चिन्हित किया है, और अपेक्षा की है कि बच्चों के प्रति सरकार को, राज्य को, समाज को, समुदाय को, परिवार को संवेदनशील होना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि बच्चा है कौन। हमारा पहला जो टॉपिक है, डायमेंशन है, कैपिटल ए, बच्चा का अर्थ। तो बच्चा है कौन, ये बड़ा ही डिस्प्यूटेड है। बच्चा, सब लोगों ने बच्चा को अलग अलग रूप में डिफाइन किया है। चाइल्ड रेलवे अलग रूप में डिफाइन करती है, और एक स्पेसिफिक एज के बाद वो फुल टिकट लेती है। उनके लिए बच्चा कुछ और है। एयरपोर्ट में अगर 1 साल से अधिक उम्र हो गया तो फिर उन पर फुल टिकट लगता है। 1 साल तक अगर है तो वो पूरा टिकट नहीं देना पड़ता, कुछ 200-500-1000 रुपये देकर के आपको यात्रा कर सकता है बच्चा। लेकिन तो अलग अलग लोगों का अलग अलग अर्थ है। यूनाइटेड नेशन ने बच्चे का जो डिफिनीशन दिया है, ये इंटरनेशनल डिफिनीशन है, और दुनिया के कई देश उसको स्वीकार करते हैं। और वो कहता है कि जो 18 वर्ष से कम आयु के लोग हैं वो बच्चे हैं।
यूनाइटेड नेशन बच्चे को 18 वर्ष मानता है। यूनाइटेड नेशन बच्चे को 18 वर्ष मानता है। हमारे यहां बाल श्रम अधिनियम 2016 पारित किया गया। चाइल्ड लेबर पे एक लेटेस्ट एक्ट है और इस एक्ट में 14 वर्ष तक के सभी बच्चे को बच्चा माना गया और 14 से ऊपर वालों को बच्चा नहीं मानकर उनको किशोर माना गया। उनके लिए अलग से लेबर संबंधित प्रावधान किए गए, श्रम संबंधित प्रावधान किए गए। बाल श्रम के दायरे में उनको नहीं रखा गया 14 से 16 वर्ष वाले को, लेकिन 14 वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चे को बच्चा की संज्ञा दी गई। तो इनका डिफिनीशन अलग है। यूएन का डिफिनीशन है कि 18 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति बच्चा होता है। बाल श्रम अधिनियम 2016 कहता है कि 14 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति बच्चा होता है। एक पॉक्सो एक्ट 2012 में बनाया गया, POCSO। आपने इस अधिनियम के बारे में सुना होगा, POCSO, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस 2012। और यह एक्ट भी कहता है कि 18 वर्ष से कम उम्र के सभी व्यक्ति बच्चों की श्रेणी में रखे जाएंगे। 18 वर्ष से कम उम्र के सभी व्यक्ति बच्चों की श्रेणी में रखे जाएंगे। 2013 में एक नेशनल पॉलिसी फॉर चाइल्ड बनाई गई थी। भारत में 2013 में पहली बार बच्चों पर एक राष्ट्रीय नीति बनाई गई और उस राष्ट्रीय नीति में भी 18 वर्ष ही बच्चों का एज, मिनिमम एज माना गया। 18 वर्ष से कम आयु के सभी व्यक्ति बच्चा की श्रेणी में रखा जाएगा। और दुनिया में अगर हम जनरल डिफिनीशन की बात करें तो जनरल डिफिनीशन भी यही है, 18 वर्ष से कम आयु के सभी व्यक्ति को बच्चा माना जाता है। तो यहां पर थोड़ा सा नीचे की तरफ हम अंडरलाइन करके पहले लिख लें। यूएनओ के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति बच्चा कहलाता है। यूएनओ के अनुसार, लिखना शुरू कीजिए, 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति बच्चा कहलाता है। सेकेंड पॉइंट, बाल श्रम अधिनियम 2016, बाल श्रम अधिनियम 2016 के अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र के सभी व्यक्ति बच्चे, 14 वर्ष से कम उम्र के सभी व्यक्ति बच्चे। तीसरा पॉइंट, पॉक्सो एक्ट 2012, पॉक्सो एक्ट 2012 के अनुसार डैश 18 वर्ष से कम उम्र के सभी व्यक्ति बच्चों की श्रेणी में रखे जाएंगे। 18 वर्ष से कम उम्र के सभी व्यक्ति बच्चों की श्रेणी में रखे जाएंगे। फोर्थ पॉइंट, नेशनल पॉलिसी फॉर चाइल्ड एनपीसी 2013 के अनुसार, 2013 के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु का प्रत्येक व्यक्ति बच्चा है। 18 वर्ष से कम आयु का प्रत्येक व्यक्ति बच्चा है। और पांचवा पॉइंट, सामान्य परिभाषा में भी कॉमा 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को बच्चा माना जाता है। 18 वर्ष से कम आयु वर्ग के व्यक्तियों को बच्चा माना जाता है। अठारह वर्ष से कम आयु वर्ग के व्यक्तियों को बच्चा माना जाता है। राइट।
अब कैपिटल बी, भारत में बच्चों का जनांकीय स्वरूप। भारत में बच्चों का जनांकीय स्वरूप। इसमें थोड़ा सा हम डेमोग्राफी लिख देंगे। भारत में 39% बच्चे हैं, टोटल पॉपुलेशन का 39% चाइल्ड पॉपुलेशन। इसमें 16 से 18 आयु वर्ग के लोगों की संख्या 16% है। 16 से 18 एज ग्रुप का अगर स्पेसिफिक हम कहें, हम अगर 16 से 18 को अलग निकालें तो इनकी संख्या 16% है। अदरवाइज बच्चों की संख्या 39% है। और इन 39% में 52% पुरुष है, मेल चाइल्ड है, और 48% फीमेल चाइल्ड है। ठीक है। और दो आंकड़े हमने यहां पर मेंशन किया है। एक आंकड़ा यह भी मेंशन कर दिया है इनमें से अधिक बच्चे कहां रहते हैं, कम बच्चे कहां रहते हैं। तो टोटल बच्चों का 73% गांव में रहता है और टोटल बच्चों का 27% शहरों में रहता है। बड़ा क्लियर है कि जन्म दर गांव में ज्यादा है और शहरों में कम है। पिक्चर एक क्लियर करता है, क्योंकि शहर और गांव का जनसंख्या अनुपात नगरीकरण में हम लोग पढ़ चुके हैं। 31.8% आबादी शहरों में रहती है और 68% पॉपुलेशन गांव में रहती है। लगभग 68% और 32%। तो अगर ये आंकड़ा होता तो 68% बच्चे गांव में होते और 32% बच्चे शहरों में होते, लेकिन 27% बच्चे मात्र शहरों में हैं, 73% बच्चे ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। तो यहां पर ये डेटा क्लियर हो रहा है कि बच्चों का गांव में जन्म दर उच्च है, बच्चों की संख्या गांव में ज्यादा है। ठीक है, तो कुछ हम लोग आंकड़े यहां पर लिख लेते हैं। भारत में बच्चों की कुल संख्या 39% है। भारत में बच्चों की कुल संख्या 39% है, 39%, जिसमें 16-18 वर्ष के बच्चों की संख्या 16% है, 16% है। डैश डैश देकर लिखो। और इन बच्चों में 52% पुरुष बच्चे, 52% पुरुष बच्चे और 48% महिला बच्चे शामिल हैं। 48% महिला बच्चे, मेल चाइल्ड और फीमेल चाइल्ड, ये दोनों शामिल हैं। सेकेंड पॉइंट, भारत के कुल बच्चों का 73% ग्रामीण क्षेत्रों में तथा 27% शहरी क्षेत्रों में निवास करते हैं। भारत के कुल बच्चों का 73% ग्रामीण क्षेत्रों में तथा 27% शहरी क्षेत्रों में निवास करते हैं। ये बच्चा हो गया एक इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन के बाद हम कैपिटल सी में आते हैं। भारत में बच्चों से जुड़ी हुई समस्याएं या संवेदनशीलता का स्वरूप। भारत में बच्चों से जुड़ी हुई समस्याएं या संवेदनशीलता का स्वरूप। भारत में बच्चे क्यों संवेदनशील माने जाते हैं? भारत में बच्चों से जुड़ी हुई क्या समस्याएं हैं? भारत में बच्चा क्यों कमजोर है? भारत में बच्चा क्यों एक ऐसा तबका है जिसके लिए अपेक्षा की जाती है कि उनके लिए स्पेशल केयर किया जाए, उनको लिए स्पेशल ध्यान दिया जाए? आखिर क्यों? इनके साथ क्या क्या समस्याएं हैं, ये सब हम लोग इनमें चर्चा करेंगे। राइट। और सबसे पहली समस्या अगर हम इनकी बात करते हैं तो स्वास्थ्य और पोषण से जुड़ी समस्याएं। क्योंकि भारत में गरीबी ज्यादा है, इसलिए भारत में बच्चों का और मेडिकल फैसिलिटी भी बहुत शानदार नहीं है। स्टेट स्पॉन्सर्ड जितने भी सरकारी अस्पताल या सरकारी डिस्पेंसरी जो भी कहिए, उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। बहुत से जगहों पर तो सरकारी अस्पताल या अस्पताल की पहुंच ही नहीं है।
भारत में ऐसे भी बहुत सारे ऐसे जंगलों और पहाड़ों में गांव हैं जहां के लोगों को हॉस्पिटल जाने के लिए 8-8 घंटे पैदल सफर करना पड़ता है, पहाड़ से उतरना पड़ता है। बहुत से लोगों तक हॉस्पिटल फैसिलिटी संभव नहीं हो पाई है। इसलिए बहुत सारी जगहों पर इन सब समस्याओं को समाधान करने के लिए चलता फिरता अस्पताल का कंसेप्ट लिया गया है। एक हॉस्पिटल गाड़ी में ही होगा, सारे इक्विपमेंट्स लगभग लगभग बेसिक इक्विपमेंट्स गाड़ी में रहेंगे, डॉक्टर रहेंगे, नर्स रहेंगे, कंपाउंडर रहेंगे। जहां कहीं भी अगर खबर आती है तो उनको लेके, पेशेंट को लेके आने से बेटर है कि वो हॉस्पिटल उनके पास चला जाएगा, वो गाड़ी उनके पास चला जाएगा। एक ऑप्शन है एम्बुलेंस बुलाया जाए और उस एम्बुलेंस से पेशेंट को बुलाया जाए हॉस्पिटल। एक है कि ये बेसिक के लिए चला जाए, अगर जरूरत पड़ेगी तो उनको लेकर के वो चलाएगा। तो स्वास्थ्य और पोषण से जुड़ी हुई समस्या और गरीबी के कारण पोषण की उनकी समस्या बनी हुई है, ये बच्चों की एक प्रमुख समस्या है। दूसरी अगर बच्चों की हम समस्या की बात करें तो निरक्षरता की समस्या है। जब भी शिक्षा हम लोगों को एक टॉपिक पढ़ना है तो वहां पर निरक्षरता हम लोगों को समझ में आएगा, वहां पर उसके आंकड़ों के बारे में हम लोग अवगत होंगे। लेकिन भारत में आज भी निरक्षरों की संख्या ज्यादा है, भारत में आज भी ड्रॉप आउट की संख्या ज्यादा है, भारत में आज भी स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या बहुत कम है। और बहुत सारे बच्चे स्कूल में एडमिशन तो लेते हैं लेकिन बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं, इससे निरक्षरता अपनी निरंतरता को बनाए हुए। तो निरक्षरता भी हमारे भारत के बच्चों की एक समस्या है, जबकि बच्चों को शिक्षा देना राज्य का ड्यूटी है। इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार में शामिल किया गया। इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए आर्टिकल 21A उसमें जोड़ा गया। इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया, तो उनको एकदम फ्री ऑफ एजुकेशन और कंपलसरी शिक्षा, एजुकेशन, फ्री एजुकेशन, कंपलसरी एजुकेशन। ये माँ बाप की जिम्मेदारी होगी कि उनको शिक्षा प्रदान करे। अगर माँ बाप बच्चों से शिक्षा प्रदान नहीं करवाता है, स्कूल नहीं भेजता है, बच्चों से घर में काम करवाता है, तो 2016 में जो बाल श्रम अधिनियम लाया गया बच्चा, वो 2016 का जो बाल श्रम अधिनियम है वो 2009 के राइट टू एजुकेशन एक्ट के साथ समायोजित करके लाया गया। क्योंकि 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित किया गया। 16 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा प्रदान करना राज्य का दायित्व माना गया और बच्चों का यह अधिकार माना गया, और इस अधिकार को दिलवाने की जिम्मेदारी अभिभावक पर होगी। अभिभावक को भी इसमें क्लब किया गया। इसलिए 2016 में जो चाइल्ड लेबर एक्ट आया उसमें प्रावधान किया गया कि अगर माँ बाप बच्चों से स्कूल पीरियड में काम करवाते हैं, घर का स्कूल नहीं भेजते हैं, तो वो बच्चा चाइल्ड लेबर की कैटेगरी में कैटेगराइज हो जाएगा और काम करवाने वाले माँ बाप भी चाइल्ड लेबर यूज करने वाले नियोक्ता के रूप में कैटेगराइज हो जाएंगे ऑटोमेटिक, और वो अपराधी माने जाएंगे, उनको जेल होगा, माँ बाप को जेल होगा। इस तरीके से बच्चे को स्कूल तक पहुंचना सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। बट निरक्षरता की समस्या आज भी बनी हुई है। हमने ऊपर में कहा कि स्वास्थ्य और पोषण की समस्याओं को समाधान के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। बच्चों के ड्रॉप आउट को रोकने और पोषण की समस्याओं के समाधान के लिए एक इंटीग्रेटेड प्लान सरकार की चलाई जा रही है, जो बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, मध्याह्न भोजन योजना, मिड डे मील स्कीम। इसमें बच्चों को मध्याह्न में भोजन उपलब्ध कराया जाएगा, खाने के लिए खिचड़ी आदि आदि अच्छी अच्छी पौष्टिक चीजें। इससे बच्चों का कुपोषण भी दूर होगा और बच्चे स्कूल में जाएंगे भी खाने के लालच में। गरीब बच्चे तो ऑलमोस्ट जाएंगे ही जाएंगे। तो निरक्षरता की समस्या। इसके बाद बाल श्रम की समस्या। अगर आज हम बच्चों की बात करें तो भारत में आज भी हम लोगों ने पढ़ा कि 142 करोड़ के आसपास हमारी आबादी है। अभी यूनाइटेड नेशन का जो रिपोर्ट जारी हुआ 2023 में, 2017 में यूएन ने अपनी रिपोर्ट में कहा था, हम लोग डेमोग्राफी पढ़ते समय पढ़े थे बच्चा, यूएन ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि 2027 तक भारतीय जनसंख्या चीन की जनसंख्या को पार कर जाएगी, और 2023 में ही भारतीय जनसंख्या चीन की जनसंख्या को पार कर गई। 17 में यूएन रिपोर्ट थी, 17 के डेटा को बेस बना करके यूनाइटेड नेशन ने रिपोर्ट दी। 2027 में यूएन ने कहा कि भारतीय जनसंख्या चीन की जनसंख्या से अधिक हो जाएगी। ध्यान से सुनो, 144 करोड़ हो जाएगी, चीन को पार कर जाएगी। 17 और 6 वर्षों में ही
यानी 17 और 27, 23 और 27, 4 साल होता है ना, 4 साल पहले ही भारतीय जनसंख्या चीन की जनसंख्या को पार कर गई। आज 2023 में भारत की जनसंख्या 142.8 करोड़ है, जबकि चीन की जनसंख्या 142.5 करोड़ है। 142.5 करोड़ है। क्लियर? जहां इतनी ज्यादा जनसंख्या है, गरीबी भी है, बेरोजगारी भी है, परिणामतः बच्चे को अपने आजीविका के लिए श्रम करना पड़ता है। और बच्चा श्रम करे, ये किसी भी समाज के लिए बेहतर नहीं माना जाएगा। अरे भैया, बच्चे को खेलने कूदने का समय है, बच्चे को पढ़ने का समय है। बच्चा का एक अच्छा खासा समय पढ़ाई लिखाई में होना चाहिए। उसके बाद कुछ अदर एक्टिविटी जिससे उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो। इसके अलावा खेलकूद आदि में बच्चा पौध है और उसको पाल पोस कर तैयार करने की जिम्मेदारी परिवार की है, समाज की है, समुदाय की है। और वैसे बच्चे को मजदूर बनकर के काम करना पड़ता है, घरों में पोछा लगाना पड़ता है। सोचो उस बच्चे पर क्या बीतती होगी जब जिस घर में वो काम करता है उस घर के बच्चे ड्रेस पहन करके स्कूल जाते होंगे। वो बेचारा स्कूल नहीं जा सकता है क्योंकि वो चाइल्ड लेबर है। उस बच्चे के दिल पर क्या बीतती होगी जब जिस घर में वो बच्चा पोछा झाड़ू कर रहा है, काम कर रहा होता है, उस घर के बच्चे जाकर क्रिकेट खेल रहे होते हैं, फुटबॉल खेल रहे होते हैं। इसलिए बाल श्रम अपने आप में एक बेहद समस्या है। और आज लगभग 7 से 8 करोड़ लोग भारत में चाइल्ड लेबर के रूप में काम कर रहे हैं। अगर नए डिफिनीशन को लेते 2011 के सेंसस को लेते हैं तो लगभग 1 करोड़ बच्चे चाइल्ड लेबर के रूप में काम कर रहे हैं। लेकिन 2011 का जो सेंसस में आइडेंटिफाई किया गया वो पुराने डिफिनीशन के अनुसार था। अब तो बहुत सारे नए डिफिनीशन में बहुत सारे लोगों को, बच्चों को चाइल्ड लेबर के रूप में चिन्हित कर दिया गया। और ऐसे हिसाब से अगर देखा जाए 2016 के डिफिनीशन से तो लगभग 7 से 8 करोड़ बच्चे चाइल्ड लेबर के रूप में काम कर रहे हैं। बच्चों से जुड़ी हुई एक चौथी समस्या है बाल अपराध की समस्या। बच्चे अगर अपराध करने लगे, गड़बड़ है। बच्चे को पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए और समाज का एक फंक्शनल मेंबर बनना चाहिए। लेकिन अगर बच्चे उस समाज में क्रिमिनल बनते हैं तो कहीं ना कहीं यह समाज की जिम्मेदारी है। और बच्चों से जुड़ी हुई समस्या है। भारत में बच्चे चाइल्ड लेबर के रूप में और भारत में बच्चे जुवेनाइल क्राइम के रूप में काफी तेजी से आगे भाग रहे हैं। बाल अपराध आज बच्चों से जुड़ी हुई एक प्रमुख समस्या है। 2019 का हमने एक आंकड़ा दे दिया है जहां भारत में बाल अपराधों की संख्या 32,000 के आसपास है। यानी कुल अपराध का 7.2% चाइल्ड लेबर है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो कहता है बाल अपराध का, कुल अपराध का बाल अपराध केवल 7.2%। बच्चों से जुड़ी हुई एक 5वीं समस्या है यौन शोषण की समस्या। बच्चे जहां चाइल्ड लेबर के रूप में काम करते हैं या बच्चे स्कूल जाते हैं, कई जगहों पर उनके साथ यौन शोषण की समस्या सामने आ रही है। ये एक रीसेंट फिनोमेना है। जो भी उनका एम्प्लॉयर हो या जो भी उनका अभिभावक, सो कॉल्ड अभिभावक हो, जहां भी वो काम करते हो, जहां भी वो जाते हो, जहां भी वो रहते हो, उनका तेजी से यौन शोषण हो रहा है। यौन शोषण की स्थिति ऐसी है कि नया कानून बनाया गया, प्रोटेक्शन फॉर चाइल्ड, प्रोटेक्शन शुरू में हमने एक कानून की चर्चा की ना, पॉक्सको, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। तो यौन शोषण की समस्या भी भारत के बच्चों के साथ एक जुड़ी प्रमुख समस्या है। एक और हम समस्या की चर्चा कर सकते हैं, तस्करी और अंग तस्करी। अब हम कुछ स्पेसिफिक होते हैं तो हाल के वर्षों में भारत में बच्चों की तस्करी बहुत तेजी से बढ़ी है। लगातार बच्चे गायब हो रहे हैं। इंटरनल सिक्योरिटी में मैं इस टॉपिक को उठाया हूं और इस टॉपिक पर डिटेल पढ़ाता हूं। और जनरली ये तस्कर बच्चों को इसलिए तस्करी करते हैं, 2 पर्पस से इनको तस्करी किया जाता है। उनको उठा लिया जाता है, एक तो उनका हाथ पांव तोड़ करके उनसे भिक्षाटन करवाया जाए, तो दूसरा उनको बाहर दुनिया में, भारत के बाहर भेज दिया जाए, बेच दिया जाए, अरब कंट्री में बेच दिया जाए, जहां बच्चों के
अंग को निकाल करके और अरब के बड़े बड़े पैसे वाले लोग अपने बच्चों का इलाज करते हैं। तो अंगों की तस्करी आज बच्चों से जुड़ी हुई एक प्रमुख समस्या है। बाल भिक्षावृत्ति भी बच्चों से जुड़ी हुई एक प्रमुख समस्या है, अन्य समस्या है, तो इसकी भी चर्चा थोड़ी हम लोग कर लेंगे। कन्या भ्रूण हत्या और बालिका शिशु हत्या खास करके फीमेल चाइल्ड से जुड़ी हुई प्रमुख समस्या है। कन्या शिशु हत्या, कन्या भ्रूण हत्या, ये दोनों फीमेल चाइल्ड से जुड़ी हुई प्रमुख समस्या है। पेट के अंदर अगर लड़की को आइडेंटिफाई करके मार दिया जाता है तो ये कन्या भ्रूण हत्या कहलाती है। और अगर लड़की पैदा लेने पर लड़की है इसलिए अगर उनकी हत्या कर दी जाती है तो इसको हम कन्या शिशु हत्या कहते हैं। भारत में 6 लाख कन्या भ्रूण हत्या की जाती है प्रति वर्ष। मैंने डेमोग्राफी में आपको दिखाया था कि बहुत तेजी से भारत में शिशु लिंगानुपात नीचे आया। लिंगानुपात में यद्यपि सुधार दर्ज किया गया, पीछे हम लोग पढ़ चुके। हमारा लिंगानुपात 1991 में 927 था, 2011 में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 933 हो गई और 2011 में 943 हो गई। 1991 में 927, 2001 में 933 और 2011 में 927। इसका मतलब 943। इसका मतलब है कि लिंगानुपात में सुधार हो रहा, लेकिन दुर्भाग्य से शिशु लिंगानुपात गिरा है। 1991 में हमारा शिशु लिंगानुपात था 945, 2001 में गिर के हो गया 927 और 2011 में और गिरा 919। और इस शिशु लिंगानुपात में सुधार हो रहा और शिशु लिंगानुपात में गिरावट आ रही है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है बच्चा, पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं इस टॉपिक को, कन्या भ्रूण हत्या। तो कन्या भ्रूण हत्या भी इनसे जुड़ी एक प्रमुख समस्या है। शिशु लिंगानुपात कम होने का और बालिका शिशु हत्या भी शिशु लिंगानुपात कम होने का एक बहुत बड़ा कारण है। अपंगता की समस्या, कहीं ना कहीं अगर प्रॉपर खाना मां को नहीं मिलता है तो बच्चों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। पेट के अंदर बच्चे को प्रॉपर खाना नहीं मिल पाता है, परिणामतः बच्चों का प्रॉपर अंग विकसित नहीं हो पाता है और ये अपंग बच्चे पैदा लेते हैं। भारत में जितने भी अपंग हैं उनमें से 35% बच्चे हैं। 2011 का सेंसस कहता है, ये भी दर्शाता है कि भारत में बच्चे एक अति संवेदनशील और कमजोर तबका है। इनके साथ एक और समस्या जुड़ी हुई है दुर्व्यवहार और हिंसा की, इनके साथ मारपीट की। पश्चिमी देशों की एक प्रमुख समस्या रही। पश्चिमी देशों में इसी के लिए कानून बना दिया गया, मां बाप भी बच्चे को नहीं मार सकते। इमीडिएट बच्चा पुलिस को फोन करेगा और मां बाप जेल जाएंगे। भारत में इस तरह का सख्त कानून नहीं है और मां बाप को बच्चे को मारने का, पीटने का, उनकी भलाई के लिए अधिकार मिलता है। लेकिन भारत में भी बच्चे को प्रति हिंसा वाले व्यवहार को रोकने के लिए प्रयास किया गया है, कानून बनाया गया है अन्य लोगों के द्वारा। तो कहीं ना कहीं बच्चों के प्रति दुर्व्यवहार और हिंसा भी इन बच्चों से जुड़ी हुई एक अन्य समस्या है। ड्रग्स एडिक्शन एक अन्य समस्या है। लगातार बच्चे द्वारा ड्रग्स लेने वालों की संख्या बच्चों की बढ़ रही है। आंकड़े कहते हैं कि भारत में 20 मिलियन बच्चे एक वर्ष में तंबाकू के लत में आ रहे हैं, तंबाकू के लत में आ रहे हैं, तंबाकू के लत में आ रहे हैं। और एक लास्ट में दे देंगे समस्या के रूप में सशस्त्र संघर्ष, नक्सलवाद आदि में भी बच्चे को आजकल यूज किया जा रहा है। नक्सली संगठनों को देखोगे तो नक्सली संगठन बच्चे को बीच पे यूज करते हैं, वो बच्चे को हथियार पकड़ा करके अपने साथ रखते हैं। तो ये भी इनके साथ एक बहुत बड़ी समस्या है कि इनको गुमराह करके इस तरह की गतिविधियों में शामिल करवा दिया जाता। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग एक एक करके जिस पॉइंट की मैंने चर्चा की एक एक पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है स्वास्थ्य और कुपोषण से जुड़ी समस्या। स्वास्थ्य एवं पोषण से जुड़ी समस्या। ठीक है,
इसमें हम लोग 2-3 डॉट पॉइंट बनाएंगे। पहला डॉट पॉइंट है, भारत में 5 वर्ष से कम उम्र के, भारत में 5 वर्ष से कम उम्र के 50% से भी अधिक बच्चे, लिखना शुरू कीजिए, लिखना शुरू कीजिए। भारत में 5 वर्ष से कम उम्र के 50% से भी अधिक बच्चे कम वजन एवं 79% बच्चे रक्त की कमी के शिकार हैं। भारत में बच्चों के हेल्थ से जुड़े हुए, कुपोषण से जुड़े हुए कुछ आंकड़े, ऊपर मैंने पहला दे दिया, नीचे दूसरा है डॉट पॉइंट। प्रति वर्ष 20 लाख से अधिक बच्चों की मृत्यु 20 लाख से अधिक बच्चों की मृत्यु 5 वर्ष से कम आयु में हो जाती है। 5 वर्ष से कम आयु में हो जाती है। और इन मरने वालों में लिखो, जिसमें, कॉमा दे करके लिखो, जिसमें 40% कुपोषण के कारण मरते, जिनमें 40% मृत्यु कुपोषण के कारण होती है, जिनमें 40% मृत्यु कुपोषण के कारण होती है। तीसरा डॉट पॉइंट, भारत में शिशु मृत्यु दर 44 प्रति हजार जीवित जन्म, भारत में शिशु मृत्यु दर 44 प्रति हजार जीवित जन्म है। जो गांवों में 80 प्रति हजार है। जो गांवों में 80 प्रति हजार है, राइट, क्लियर है। एक डॉट पॉइंट और दे दो। एक डेटा, जब भी हम कोई बात कहें, सपोर्ट में हमारे पास कुछ आंकड़े रहते हैं, तो फिर हमारे लिए वो बड़ा इंप्रेसिव लाइन हो जाता है। इसलिए हम हर पॉइंट के साथ कुछ डेटा आपको दे दिए हैं, जिसको आप यूज कर सकते हो। अगला है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023, ऐसे लिखो, 2023, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत का, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत का 125 देशों में 111वां स्थान है। यह भी बहुत अच्छा साइन नहीं है। मात्र 125 देशों को इसमें शामिल किया गया और इनमें देखा गया कि हंगर, भूखमरी कहां है, तो हमसे अधिक मात्र 14 देशों में, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां, 19वां, 20वां, 21वां, 22वां, 23वां, 24वां, 25वां, जो 112वें रैंक पर है, 113वें, 114वें, 115वें, और हमसे 110 देश जो हैं वो हमसे बेहतर पोजीशन में, यानी 125 देशों में हम 111वें स्थान पे हैं भूखमरी में। ये बहुत अच्छा साइन नहीं है बच्चा। हम लोगों ने देखा था, नीति आयोग ने, चाहे एसडीजी ने, सतत विकास लक्ष्य में भी गरीबी और भूख को प्रमुखता दी है। उसी के अकॉर्डिंगली हम अपना नीति बना रहे हैं, भूखमरी और गरीबी को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा एक टॉपिक है गरीबी और भूख, और ऐसे में देखो तो हम आज इसमें सबसे पीछे हैं। दूसरा है निरक्षरता की समस्या। यहां पर एक नीचे एरो देकर के लिख दो। आगे शिक्षा के टॉपिक में पढ़ाया जाएगा, आगे शिक्षा के टॉपिक में पढ़ाया जाएगा निरक्षरता की समस्या।
तीसरा है बाल श्रम की समस्या। तीसरा है बाल श्रम की समस्या। बाल श्रम की समस्या। इसमें है भारत में 1.01 करोड़ बच्चे, भारत में 1.01 करोड़ बच्चे बाल श्रमिक हैं और समकालीन परिभाषा के अनुसार इनकी संख्या 7 से 8 करोड़ है। समकालीन परिभाषा के अनुसार इनकी संख्या 7 से 8 करोड़ है। चौथा पॉइंट है बाल अपराध की समस्या। बाल अपराध की समस्या। इसके नीचे हम एक आंकड़ा देते, ब्रैकेट में देते जाए तो भी चलेगा। ऐसे करके 2019 में कुल अपराध में 2019 में कुल अपराध में बाल अपराधों की संख्या, कुल अपराध में बाल अपराधों की संख्या 32,235, 32,235, 235 है। ब्रैकेट में लिखो कुल अपराधों का 7.2%, कुल अपराध का 7.2%, ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट बंद करो और डैश देकर लिखो एनसीआरबी, एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। पांचवा पॉइंट बच्चों में यौन शोषण की समस्या। बच्चों में यौन शोषण की समस्या। छठा है बच्चों की तस्करी एवं अंग तस्करी की समस्या। बच्चों की तस्करी एवं अंग तस्करी की समस्या। सातवां पॉइंट बाल भिक्षावृत्ति की समस्या। पिक्चरों में, फिल्मों में देखते होंगे ना कि गैंगस्टर है, वो बच्चे को पकड़ पकड़ करके उसका हाथ पांव तोड़ देता है, फुटपाथ पे बैठाता है, मंदिरों के सामने बैठाता है, उनसे भिक्षावृत्ति करवाता है, भीख मंगवाता है और सारा पैसा अपने रखता है। ये भारतीय फिल्म का एक कॉमन स्टोरी है। भारत में बाल भिक्षावृत्ति भी बच्चों से जुड़ी हुई एक प्रमुख समस्या। क्योंकि हम पहले समस्या देखेंगे तब क्लियर होगा कि इन्हीं समस्याओं के कंटेस्ट में समाधान के उपाय भी किए गए हैं। तो हम देखेंगे कि सरकार ने इन समस्याओं को दूर करने के लिए क्या क्या उपाय किया। ठीक है, 8 नंबर पॉइंट बाल विवाह की समस्या। बाल विवाह की समस्या। यहां पर भी एक नीचे डेटा दे सकते हो ब्रैकेट में। यूनिसेफ के अनुसार भारत में, यूनिसेफ के अनुसार भारत में ये 46 नहीं है बच्चा, ये थोड़ा चेंज हो गया है। 27% विवाह कम आयु में, 27% विवाह कम आयु में, 27% विवाह कम आयु में होता है। राइट। 9 नंबर कन्या भ्रूण हत्या एवं बालिका शिशु हत्या। ये भी हमारे बच्चों से जुड़ी समस्या है। बच्चे को ही इसमें मारते हैं ना, कुछ को पेट में ही मार देते हैं, कुछ को बाहर ला के मारते हैं।
कन्या भ्रूण हत्या एवं बालिका शिशु हत्या। आप यहां पर नीचे में दे दो, एरो देकर के लिखो। भारत में प्रति वर्ष 6 लाख कन्या भ्रूण हत्या, भारत में प्रति वर्ष 6 लाख कन्या भ्रूण हत्या। फलतः, फलतः लिखो, फलतः डैश डैश देकर लिखो, फलतः भारत में शिशु लिंगानुपात 919 है, 919 है। ब्रैकेट में दे दो 2011, जनगणना 2011, जनगणना 2011, 919 मैंने बताया था ना, 945, 927, 919 क्रमशः घटता गया। 1991, 2001, 2011, राइट। पांचवा पॉइंट, अपंगता की समस्या, अपंगता की समस्या। यहां भी एक आंकड़ा आपके पास मिल जाएगा, नीचे की तरफ एरो दो। 2011 की जनगणना के अनुसार कुल अपंगों में 35% बच्चे शामिल हैं। कुल अपंगों में 35% बच्चे शामिल हैं। 11, दुर्व्यवहार एवं हिंसा की समस्या, बच्चों के साथ दुर्व्यवहार एवं हिंसा की समस्या। आजकल बच्चे ड्रग्स भी ज्यादा ले रहे हैं, इसलिए 12 नंबर पे हम दे देंगे मादक पदार्थ सेवन की समस्या। यहां पर एक अच्छा आंकड़ा एनसीआरबी का है, मादक पदार्थ सेवन की समस्या, ऐसे दे दो। भारत में 20 मिलियन बच्चे, भारत में 20 मिलियन बच्चे एक वर्ष में, भारत में 20 मिलियन बच्चे एक वर्ष में तथा 55,000 बच्चे एक दिन में तंबाकू की लत में आ रहे हैं, तंबाकू की लत में आ रहे हैं। बाकी ड्रग्स भी है, तंबाकू का ही आंकड़ा एक दे दो, क्योंकि सबसे ज्यादा तंबाकू की लत में आने वाले लोग हैं, तंबाकू की लत में आ रहे हैं। ब्रैकेट में एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। और एक लास्ट पॉइंट देते हैं बच्चा हम लोग, 13 नंबर, सशस्त्र संघर्ष एवं नक्सलवाद के बीच फंसे बच्चों की समस्या। सशस्त्र संघर्ष एवं नक्सलवाद के बीच फंसे बच्चों की समस्या। ठीक है, स्वास्थ्य की समस्या, गरीबी कुपोषण की समस्या, बाल श्रम की समस्या जो गरीबी से संबंधित है, ये सारी चीजें हम लोग दिखा दिए। अब हम लोग दिखाएंगे इन समस्याओं का कारण। कारण पे ज्यादा सवाल नहीं बनेगा, बट हम लोग दिखाएंगे इन समस्याओं का कारण, कैपिटल डी। किसाने स्क्रीन पर है, भारत में बच्चों के उपरोक्त समस्याओं के कारण। भारत में बच्चों के उपरोक्त समस्याओं के कारण, भारत में बच्चों के उपरोक्त समस्याओं के कारण। अंडरलाइन, नीचे की तरफ एरो दो। पहला पॉइंट, गरीबी एवं बेरोजगारी। इसमें बहुत समझाने वाली बात नहीं है, अंडरस्टूड है कि गरीबी और बेरोजगारी जो भारत की एक प्रमुख समस्या है, ये बच्चों के लिए भी समस्याओं का कारण है। क्योंकि अगर घर में गरीबी होगी तो बच्चा कुपोषण का शिकार होगा, घर में गरीबी होगी, बेरोजगारी होगी तो गरीबी होगी, और गरीबी होगी तो बच्चा अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का शिकार होगा।
तो बच्चों की बहुत सारी समस्याओं का उद्भव गरीबी से ही जुड़ा हुआ है। गरीबी है समाज में तो बच्चा बाल श्रम करेगा, तो बाल श्रम की समस्या भी उसी से जुड़ी हुई है, बाल अपराध की समस्या भी उसी से जुड़ी हुई है कहीं ना कहीं। तो गरीबी एवं बेरोजगारी ये पहला कारण है। भारतीय समाज में विभिन्न प्रकार की समस्याओं में से बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनका मूल कारण गरीबी और बेरोजगारी है। हर जगह इसको हम डाल सकते हैं। तो बच्चों की समस्याओं का भी एक मूल कारण गरीबी और बेरोजगारी है। दूसरा है हमारा स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का अभाव और महंगी स्वास्थ्य सुविधाएं। हमारे यहाँ हेल्थ फैसिलिटी का अभाव है, और अगर है भी तो सरकारी की हालत बहुत बदतर है। हर जगह पर हेल्थ फैसिलिटी नहीं है, जहां है वहां अभाव है, यानी परिमाणात्मक कमी और गुणात्मक कमी, क्वालिटी नहीं है, और जहां क्वालिटी है वहां महंगी। दूर दराज के गांवों में हॉस्पिटल फैसिलिटी नहीं है, कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। अगर किसी बच्चे, किसी आदमी की तबीयत खराब होती है तो उनको स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित रहना पड़ता है। फिर भारत में ढेर सारी जगहों पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सरकारी हॉस्पिटल के रूप में है, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल में क्वालिटी की कमी है। बच्चा गया तो मरा, आदमी गया तो मरा। तीसरा, अगर बढ़िया हॉस्पिटल है कहीं पर, बढ़िया स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, तो इतनी महंगी है कि गरीब का बच्चा, एक आम गरीब, उसका लाभ नहीं ले पाता। तो स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव और महंगी स्वास्थ्य सुविधाएं। ठीक है। तीसरा पॉइंट जो बच्चों की समस्याओं का कारण है, जल प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण एवं स्वच्छता के प्रति जागरूकता का अभाव। ये बच्चों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का मेजर कारण है। जल प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण एवं स्वच्छता से जुड़ी के प्रति जागरूकता का अभाव। ठीक है। चौथा, अगर हम निरक्षरता की समस्या की बात करें तो गरीबी भी निरक्षरता की समस्या का कारण है, और यहां पर अपर्याप्त, महंगी एवं दोहरी शिक्षा प्रणाली। अपर्याप्त, महंगी एवं दोहरी शिक्षा प्रणाली तथा रोजगारोन्मुख शिक्षा का अभाव। ये लाइन हम लोगों का क्लियर होगा ऐसे शिक्षा पढ़ेंगे तो। बट यहां पर भी अपर्याप्त शिक्षा प्रणाली का मतलब हुआ कि हर बच्चों तक शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित नहीं हो पाई है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो शिक्षा संस्थान तक नहीं पहुंच पाते हैं। शिक्षा संस्थान कम है तो उसमें शिक्षक नहीं है, बहुत सारी कमी। दूसरा, दोहरी शिक्षा प्रणाली, महंगी। अगर कुछ अच्छी शिक्षण संस्थान है तो इतना महंगा है कि गरीब के बच्चे उसमें नहीं जा पाते। और दोहरी शिक्षा प्रणाली का मतलब है कि एक सरकारी और एक प्राइवेट वाला महंगा, सरकारी वाला सस्ता। जितनी भी अच्छी नौकरियां हैं वो सरकारी शिक्षण संस्थान के लिए नहीं है। जितनी भी अच्छी नौकरियां हैं उनकी जो अर्हताएं हैं वो प्राइवेट शिक्षण संस्थानों के अनुकूल है, बनी हुई है, जिसके चलते प्राइवेट शिक्षण संस्थान में पढ़ने वाले बच्चे, इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले बच्चे आसानी से इन अच्छी नौकरियों को प्राप्त कर लेते हैं, और सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, क्षेत्रीय भाषा में पढ़ने वाले बच्चे इन अच्छी नौकरियों को प्राप्त करने से वंचित हो जाते हैं। ये दोहरी शिक्षा प्रणाली। इसी में हमने दे दिया रोजगारोन्मुख शिक्षा का अभाव। हमारे भारत में शिक्षा व्यवस्था वही अंग्रेजी शासनकाल वाली चली आ रही। नई शिक्षा नीति लगभग बनाई गई 2019 में, और ऐसा महसूस किया गया कि हमारे शिक्षा व्यवस्था में एक व्यापक बदलाव आएगा, आने का प्रयास किया जा रहा है लाने का। लेकिन एक लंबे समय तक भारत में जो एजुकेशन सिस्टम रहा है वो पुराना वाला ही रहा, और ये पुराना वाला रोजगार देने वाला नहीं रहा। इस एजुकेशन सिस्टम में कहीं ना कहीं दूरदर्शिता का अभाव है। बच्चा हमारा सामान्य तौर पर स्कूल में एडमिशन लेता है और 10th क्लास तक पढ़ता है, 12th क्लास तक पढ़ता है, 12वीं तक पढ़ता है। 12वीं के बाद वो इंजीनियरिंग में जाएगा, मेडिकल में जाएगा, या फिर ग्रेजुएशन करेगा। यही है, 12वीं तक सबको एक ही जैसा पढ़ना है। हाँ, 12वीं में वो साइंस, कॉमर्स अपना वो चूज कर सकता है, बट पढ़ना है। अब 10th में ही अगर हम बात करते हैं तो बच्चा थ्योरम पढ़ता है। आप लोग भी थ्योरम पढ़े होंगे। आप जरा सोचो कि थ्योरम का आज क्या यूज है। 10th में जो केमिस्ट्री पढ़े हो उसका क्या यूज है, 10th में जो बायोलॉजी पढ़े हो उसका क्या यूज है, 10th में जो फिजिक्स पढ़े हो उसका क्या यूज है। यदि आप ह्यूमैनिटीज से आ गए, आप सोशल साइंस को अडॉप्ट कर लिए, तो उसका कोई यूज नहीं है। तो मुझे लगता है कि सामान्य विज्ञान की जानकारी केवल 8th क्लास तक होनी चाहिए।
8th क्लास के बाद डिसाइड हो जाना चाहिए कि बच्चा किधर की तरफ जाएगा। तो बहुत कुछ हौज पौज रहा है। 8th क्लास से ही अगर बच्चे को नौकरी करनी है, बच्चा का माँ बाप उनको हायर एजुकेशन देने में सक्षम नहीं है, वो चाहता है कि हमारा बच्चा 10th क्लास के बाद 2 पैसा इज्जत का कमाने लगे, तो ऐसी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए कि 10th के बाद वो सीधे आईटीआई चला जाए। तो 10th के बाद क्यों आईटीआई में जाए? आईटीआई संस्थान आपने नाम सुना होगा, स्किल डेवलपमेंट के लिए इंस्टीट्यूशन। 10th से ही अगर वो आईटीआई में चला जाता, 2 साल आईटीआई करके मोबाइल बनाने में ट्रेंड हो जाता है, वेल्डिंग करने में ट्रेंड हो जाता है, कारपेंटरी में ट्रेंड हो जाता है, टीवी बनाने में ट्रेंड हो जाता है, तो निश्चित तौर पर उसका एक निश्चित आय होगा, 15-20 हजार रुपया महीना वो कमा लेगा। इस तरह की अगर रोजगारोन्मुख एजुकेशन सिस्टम हो तो फिर बच्चे को का माँ बाप अपने बच्चे को चाइल्ड लेबर के रूप में नहीं भेजेगा 2 पैसा कमाने के लिए, वो तो इस दिशा में भेजेगा कि नहीं भाई थोड़ा सा मेहनत करते हैं हम भी, और बच्चे को किसी तरीके से 10th तक पढ़ा देते हैं, 8th तक, और 8th के बाद वो आईटीआई कर लेगा, और आईटीआई कर लेगा तो सम्मान के साथ वो 16,000 कमाएगा। किसी के घर में नौकरी करके 16,000 नहीं कमाने की जरूरत है। तो बच्चों में निरक्षरता की समस्या या कहीं ना कहीं चाइल्ड लेबर की समस्या के पीछे एक बहुत बड़ा कारण जुड़ा हुआ है रोजगारोन्मुख शिक्षा का अभाव। हम लोगों ने कहा कि ड्रॉप आउट, बच्चे स्कूल में एडमिशन लेते हैं, 1 साल तक जाते हैं और फिर स्कूल पढ़ना छोड़ देते हैं। उसी स्कूल के बगल में भैंस पर बैठकर स्कूल के बगल से निकल जाते हैं, स्कूल में नहीं जाते, क्योंकि माँ बाप भी फोर्स नहीं करते हैं स्कूल में जाने के लिए, क्योंकि वो जानते हैं कि पढ़ लिख के क्या करेगा, और 15 साल तक हमारे पास पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है। लेकिन अगर माँ बाप को पता चले कि नहीं, सरकारी स्कूल में, फ्री वाले स्कूल में भी पढ़ करके 8th क्लास के बाद ये आईटीआई में चला जाएगा, आईटीआई में जाकर के स्किल्ड हो जाएगा तो 15,000 रुपया महीना कमाना सीख जाएगा, रोजगार मिल जाएगा, तो फिर माँ बाप डंडा मार मार के स्कूल में घुसाते। बच्चे के ड्रॉप आउट को रोकने के लिए आपको मिड डे मील योजना चलाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। तो ये मैंने यहां पर इंडिकेट किया, रोजगारोन्मुख शिक्षा का अभाव, राइट। एक और निरक्षरता का कारण है बच्चों में निरक्षरता का, कि शिक्षा के महत्व को अभिभावक नहीं समझ पाते। अगर गार्जियन एजुकेशन के इंपॉर्टेंस को समझने लगे कि भाई बच्चा पढ़ने जाए, एक फंक्शनल मेंबर ऑफ सोसाइटी के लिए, समाज के एक प्रकार्यात्मक सदस्य बनने के लिए कम से कम बेसिक पढ़ाई जरूरी है, ये हमारे अभिभावक नहीं समझ पाते हैं, जिसके चलते वो बच्चे को स्कूल भेजने के लिए बहुत तत्पर नहीं हो पाते हैं। तो हम लोग एक और कारण दे सकते हैं शिक्षा के महत्व के बारे में, शिक्षा के महत्व के बारे में अभिभावकों में जागरूकता की कमी, शिक्षा के महत्व के बारे में अभिभावकों में जागरूकता की कमी। ठीक है। 6ठा पॉइंट, परंपरागत सामाजिक रूढ़ियां एवं अंधविश्वास, खास करके बच्चों में हेल्थ से जुड़ी समस्याओं का एक बहुत बड़ा कारण है। परंपरागत सामाजिक रूढ़ियां और अंधविश्वास निरक्षरता से जुड़ी समस्याओं का एक बहुत बड़ा कारण है। जहां रूढ़ समाज है वहां लोग मजहबी शिक्षा दे देते हैं, बच्चे को स्कूल भेजने के बजाय वो बच्चे को मदरसा में भेज देते हैं। तो कहीं ना कहीं सामाजिक रूढ़ियां, अंधविश्वास उनके बीमारी से जुड़ी हुई समस्याओं का एक बहुत बड़ा कारण है। 7वां, भौतिकवादी संस्कृति का प्रसार, महत्वाकांक्षा में वृद्धि और प्रतिस्पर्धा में वृद्धि। बच्चों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं के पीछे कहीं ना कहीं ये भी है, ये भारत में हर तरह की समस्याओं के पीछे है, जहां भी असंतोष, जहां भी ग्लैमर, बाल अपराध के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। बच्चे को अपराध पैसे के लिए करना पड़ता है, पैसे उनकी जरूरतों को बढ़ा दिया, ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए। आठवां पॉइंट, कठोर कानून का अभाव, कठोर कानून का अभाव और उनके समुचित क्रियान्वयन का अभाव। ये मेन कारण नहीं है, बट कहीं ना कहीं बच्चों की समस्याओं के मूल में ये सपोर्टिव रहा है। अगर बाल श्रम के उन्मूलन के लिए कठोर कानून होता और उनका प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूशन होता तो बाल श्रम की समस्या कम होती।
बच्चों को पकड़ करके जबरन भिक्षावृत्ति करवाया जाता है। अगर इनको रोकने के लिए कठोर कानून होता और प्रॉपर तरीके से उनको एग्जीक्यूट किया जाता तो भिक्षावृत्ति की समस्या नहीं होती, बाल अपराध की समस्या नहीं होती, बच्चों के अंगों की तस्करी की समस्या नहीं होती, बच्चों को अपराध में यूज करने की समस्या नहीं होती, नक्सलवाद में यूज करने की समस्या नहीं होती, है ना। बच्चों में ड्रग्स लेने की समस्या नहीं होती। तो कहीं ना कहीं कठोर कानून का अभाव और उनके समुचित क्रियान्वयन का अभाव भी बच्चों के उपरोक्त समस्याओं के लिए एक जिम्मेदार कारक है। वो सारे समस्याओं के लिए नहीं, बट कुछ 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 समस्याओं के लिए एक प्रमुख कारण है। ठीक है, हम लोगों ने सिलेबस में दिया है हमारा हर जगह अति संवेदनशील वर्ग और इनके रक्षोपाय के लिए, इनकी बेहतरी के लिए किए गए संवैधानिक प्रयास, वैधानिक प्रयास, योजनाएं, कल्याणकारी योजनाएं, कार्यक्रम, कहीं भी इनकी समस्या और उसका कारण नहीं दिया हुआ है। बट हर अति संवेदनशील वर्ग का हम समस्या और कारण साथ साथ पढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि इससे हमारा कंप्लीट होगा। और अगर यूपीएससी का मन कर दे और उसने समस्या और कारण पूछ दे तो कम से कम हम आंसर देने की स्थिति में रहेंगे। इसलिए हमने बच्चों की समस्या भी पढ़ ली और इन समस्याओं के लिए जिम्मेदार कारण भी पढ़ लिया। अब आते हैं हम यूपीएससी के सिलेबस पर, और यूपीएससी के सिलेबस पे है कि बच्चों के रक्षोपाय के लिए क्या किया जा रहा है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कैपिटल ई, भारत में बच्चों के रक्षोपाय हेतु, भारत में लिखो आप, बच्चों के रक्षोपाय हेतु सक्रिय एजेंसी। भारत में बच्चों के रक्षोपाय हेतु सक्रिय एजेंसी। भारत में बच्चों के रक्षोपाय के लिए कौन कौन सी एजेंसियां लगी हुई है और कौन कौन सी एजेंसियां काम कर रही है, राइट। और जब हम सक्रिय एजेंसी की बात करते हैं बच्चा, तो सबसे पहले तो हम आते हैं कि बच्चों के हितों के बारे में सोचना कब से शुरू किया गया, बच्चों को अति संवेदनशील वर्ग मानना कब से शुरू किया गया। तो मैंने पहले भी कहा है कि सामाजिक न्याय की संकल्पना जब प्रसारित हुई तो अंग्रेजी शासनकाल के पहले ही दुनिया के देशों में और भारत में अंग्रेजी शासनकाल में कि हर कमजोर वर्ग के प्रति होने वाले अन्याय के विरोध में लोगों में अवेयरनेस आना शुरू हुआ। हालांकि एससी, ओबीसी, निम्न जातियां, श्रमिक, बच्चे, महिलाएं, ये सब थे, बट बच्चों पर ध्यान उस समय उतना ज्यादा नहीं था। लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग में था, जेहन में था। इसलिए जब हम आजाद हुए और आजाद भारत में जब संविधान बनाया गया तो इस संविधान में इस बात का ख्याल रखा गया कि बच्चों के साथ कोई गड़बड़ी न हो। आर्टिकल 23 में ये प्रावधान किया गया कि बच्चों के साथ जबरन कोई उनके साथ व्यापार नहीं कराया जाएगा, बच्चों का अवैध व्यापार नहीं होगा और बच्चों से कोई बाल श्रम नहीं कराया जाएगा। ये आर्टिकल 23A में निषेधित किया गया। आर्टिकल 24 में, ध्यान दो, मैं 21A की बात नहीं कर रहा हूं, आर्टिकल 21A बाद में जोड़ा गया ना, 21 में ए बाद में जोड़ा गया। 14 वर्ष तक के बच्चों का शिक्षा उनका मौलिक अधिकार, 21A बाद में जोड़ा गया। बट उसके पहले आर्टिकल 23 से 24 कहता है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जोखिम युक्त कार्यों में नियोजन का निषेध करता है। आर्टिकल 39E कहता है कि बच्चों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग राज्य रोकेगी। आर्टिकल 39 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को परिलक्षित करता है और इसमें राज्य को संविधान में निर्देश दिया गया है कि राज्य बच्चों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग रोकने के लिए प्रयास करेगा। आर्टिकल 39F कहता है कि बच्चों के स्वतंत्र एवं गरिमामय वातावरण में उसके स्वास्थ्य विकास के अवसर प्रदान करेगा राज्य। 39FEF। आर्टिकल 45 पहले से ही व्यवस्था की गई थी, लेकिन बाद में इसको थोड़ा चेंज किया गया और इसमें किया गया कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए बाल अवस्था देखरेख और उनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है वो राज्य की जिम्मेदारी होगी। पहले देखरेख तक था, अब हुआ कि 6 वर्ष तक प्रारंभिक शिक्षा यानी नर्सरी वगैरह की ये राज्य की जिम्मेदारी होगी। और उधर 14 वर्ष तक के बच्चों का मौलिक अधिकार देना
उनका अधिकार होगा, फंडामेंटल राइट्स होगा। 21A बाद में जोड़ा गया, आर्टिकल 51D बाद में जोड़ा गया। 21A में कहा गया कि 14 वर्ष तक के बच्चों का मौलिक अधिकार प्राथमिक शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा, 14 वर्ष तक का बच्चा को शिक्षा देना राज्य की जिम्मेदारी और ये उनका मौलिक अधिकार है, ये उनको मिलना ही नहीं चाहिए। और यही नहीं, आर्टिकल 51D भी जोड़ा गया जिसमें प्रावधान किया गया कि बच्चों को उचित शिक्षा देना अभिभावकों का मौलिक कर्तव्य है। बच्चों को उचित शिक्षा देना अभिभावकों का मौलिक कर्तव्य है। इस तरीके से जब हम लोगों ने संविधान बनाया तो बच्चों के भला को ध्यान में रखा, समाज के हर कमजोर तबकों के भला को ध्यान में रखा, उनको न्याय दिलाने का प्रयास किया, उनको न्याय दिलाने का प्रयास किया। शुरू में कोई इस तरह का कानून बहुत गंभीर बच्चों की भलाई के लिए नहीं बना। इधर 50, 60, 70 के दशक में यूरोप और अमेरिका में कुछ घटनाएं घटी, डिवोर्स रेट तेज हुआ। डिवोर्स होने के बाद में सबसे ज्यादा सफरर समुदाय बच्चा था। पति और पत्नी जब अलग हो गए तो बच्चा कहां जाएगा? वैसा बच्चा कई प्रकार के मानसिक तनाव से गुजरने लगा। ऐसा बच्चा का व्यक्तित्व एक विघटित व्यक्तित्व के रूप में विकसित हुआ, डिसऑर्गेनाइज पर्सनालिटी के रूप में विकसित हुआ। समाज ने सोचना शुरू किया कि नहीं, सौतेले मां ने बच्चों के साथ गलत व्यवहार करना शुरू किया, सौतेले बाप ने अपने सौतेले बच्चे के साथ गलत व्यवहार करना शुरू किया। क्योंकि डिवोर्स हुआ, दोनों अलग अलग हुए तो फिर से दोनों ने शादी की। मेरी पत्नी आई, एक बच्चे के साथ आई, ऑलरेडी मेरा एक बच्चा था, हम दोनों ने नई शादी की, पहले से ही हम लोग शादीशुदा थे। इस तरह के मैरिज पश्चिमी देशों में बढ़ा, अमेरिका में बढ़ा, और इस तरह की घटनाओं के बढ़ने से वहां बच्चों पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा, सफरर बच्चे होते चले गए। इसलिए दुनिया में बच्चों की भलाई पर सोचने और चिंतन करने का काम शुरू हुआ। इन 1989 में यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड का आयोजन किया गया। यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड, बच्चों के अधिकार पर यूएन कन्वेंशन का आयोजन किया गया। दुनिया के देश यूनाइटेड नेशन के साथ मिलकर के इस कन्वेंशन पे हस्ताक्षर किए और दुनिया के देश अपने अपने देश में आकर बच्चों के अधिकारों को लेकर के चिंता करना शुरू किए, बच्चों के अधिकारों को लेकर के काम करना शुरू किए, बच्चों के अधिकारों को लेकर के नीति बनाना शुरू किए, बच्चों के अधिकारों को लेकर के कानून बनाना शुरू किया गया। भी 89 के बाद बच्चों के अधिकारों को लेकर के ढेर सारा कानून बनाया गया। भारत में 1989 के बाद भारत में भी बच्चों के अधिकारों को लेकर के ढेर सारा कानून का निर्माण किया गया। बाल श्रम को निषेध करने के लिए, हालांकि 1948 के फैक्ट्री अधिनियम से लेकर के बगान अधिनियम आदि में भी, खदान अधिनियम में, फैक्ट्री अधिनियम में, बगान अधिनियम में बाल श्रम को निषेधित किया गया था, लेकिन इस पर प्रॉपर तरीके से कानून का निर्माण 1986 में होता है। चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986, जिसको 2006 में अमेंडमेंट किया जाता है और 2016 में फिर से अमेंडमेंट किया जाता है और चाइल्ड लेबर को रोकने का प्रयास किया जाता है। बच्चों के रक्षोपाय के लिए, बच्चों की बेहतरी के लिए सरकार द्वारा किया गया एक बेहतर प्रयास। ठीक है, हमारे यहां 2005 में राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग का गठन किया जाता है। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग का गठन किया जाता है। इसी समय बच्चों के शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल किया जाता है। बच्चों के शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल किया जाता है। 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट पारित किया जाता है और बच्चे की शिक्षा को सुनिश्चित कराने का प्रयास किया जाता है। राइट टू एजुकेशन एक्ट। बाल विवाह को रोकने के लिए 2006 में कानून बनाया जाता है बच्चा, ताकि बच्चों के विवाह को रोका जाए और बच्चे का शिक्षा विकसा सब कुछ ठीक से हो सके, बच्चों का प्रॉपर व्यक्तित्व का विकास हो सके। जिस बच्चों का बचपन में ही शादी हो जाएगी, उनका डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट रुक जाता है, एजुकेशन वो नहीं ले पाते। 2006 में ही किया गया। उसके पहले कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट पारित किया गया था 1994 में,
जिसको 2003 में संशोधन किया गया। तो मैंने कहा कि 1989 में जब से यूएन कन्वेंशन बच्चों के अधिकारों पर हुआ तो बच्चों के अधिकारों पर चिंतन शुरू हुआ। पेट के अंदर की कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए उस समय बड़ा तेजी से चला था। 1994 में कानून बनाया गया, 2006 में प्रिवेंशन चाइल्ड मैरिज एक्ट बनाया गया, उसके पहले राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग का गठन किया गया, राइट टू एजुकेशन एक्ट बनाया गया। ग्लोबलाइजेशन के बाद देखा गया कि बच्चों के प्रति सेक्सुअल ऑफेंसेस बढ़ रहा है, तो 2012 में उस दिशा में कानून का निर्माण किया गया। दो 2015 में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट बना करके, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट बनाने के पीछे निर्भया कांड था, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट बनाया गया 2015 में। 2021 में इसको अमेंडमेंट किया गया। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों के संरक्षण की दिशा में संवैधानिक और वैधानिक प्रयास किए गए। इसके अलावा 2013 में बच्चों पे नेशनल पॉलिसी बनाई गई और उसके अकॉर्डिंगली ढेर सारे बच्चों के विकास से संबंधित योजनाएं बनाई गई और संचालित की जा रही है। बच्चों के स्वास्थ्य विकास से संबंधित योजनाएं, बच्चों के शिक्षा विकास से संबंधित योजनाएं, बच्चों में महिला बच्चों के लड़कियों के शिक्षा विकास से संबंधित योजनाएं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इस तरीके से आज हमारी सरकार संवैधानिक रूप से, वैधानिक रूप से, नीतिगत रूप से विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से बच्चों के रक्षोपाय के लिए, बच्चों के बेहतरी के लिए काम कर रही है। क्या कर रही है, इसी पर हम एक नजर डालेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि बच्चों के रक्षोपाय के लिए हमारी सक्रिय एजेंसी कौन कौन सी है। आज कौन कौन सी एजेंसी है जो बच्चों के भला के लिए सोच रही है। और इस एजेंसी की जैसे ही बात करते हैं तो सबसे पहले, हालांकि बहुत पहले से ही बच्चों की भलाई के लिए एजेंसी आ गई थी, आपके सामने है पहला एजेंसी, लिखिए सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड इन 1953। सेंट्रल वेलफेयर बोर्ड इन 1953। देश आजाद हुआ तो गृह मंत्रालय के, मेरी बातों को ध्यान से सुनना, जब देश आजाद हुआ तो गृह मंत्रालय के अधीन ही सारे वेलफेयर एक्टिविटीज की जाती थी और अलग अलग एजेंसियां अलग अलग वीकर सेक्शन के लिए काम करती थी। आजादी के बाद ही बच्चों के वेलफेयर के लिए एक संस्था की आवश्यकता महसूस की गई और 1953 में एक सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड का गठन किया गया। अच्छा, ध्यान देना, ये सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड जो है वो स्पेसिफिक बच्चों पर काम नहीं करता था, वो ढेर सारे वेलफेयर से संबंधित चीजों को काम करता था, इसमें बच्चे भी शामिल थे। 1964 में दूसरा पॉइंट लिखो, फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड 1964/1993। फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड, नाम से ही लग रहा, ये दो संस्थाएं कहीं ना कहीं स्पेसिफिक न होते हुए भी बच्चों की भलाई के लिए काम कर रही थी। फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड केवल बच्चों की कुपोषण पे ही नहीं फोकस था, हर गरीब तबके के कुपोषण पे फोकस था। इसके बाद हमारे यहां मानव संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत बच्चों के विकास पर काम शुरू हुआ और मानव संसाधन मंत्रालय से फिर अलग करके 1998 में एक कल्याण मंत्रालय पहले बना, वो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय बन गया और 2006 में मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट बनाया गया। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट आज अगर हम कहें तो भारत सरकार का यही मंत्रालय है जो महिला विकास और बाल विकास के लिए काम करता है। अगर हम सबसे टॉप में बात करें, मंत्रालय के लेवल पर बात करें तो ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, तीनों आपने लिख दिया। अब आइए चौथे नंबर पे क्या एजेंसी है, तो मैंने बताया ही कि 2007 में एक नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स 2007 बनाया गया। जैसे अल्पसंख्यक राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग बनाया गया, पीछे हम लोग पढ़ करके आए, जैसे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग बनाया गया, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग बनाया गया,
उसी तरीके से राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग बनाया गया। राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिनियम 2005 पारित करके, आई रिपीट, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005 पारित किया गया और 2007 में इस कमीशन का गठन किया गया। और जिस तरीके से बाकी सारा कमीशन का काम है, उनके लिए किए जा रहे प्रयासों का मूल्यांकन करना, उनकी शिकायतों को सुनना, जांच करवाना, संबंधित अधिकारियों के सामने रखना, उन पर रिसर्च करना, उनके लिए उपाय सुझाना, जो भी आयोग का काम होता है ये आयोग करते हैं। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स 2007। पांचवा है सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, धारा 2015, ये बनाया गया हाल के वर्षों में। हालांकि दत्तक ग्रहण के लिए बहुत पहले से हमारे यहाँ प्रोविजन हुआ करता था। बच्चा, कोई भी आदमी अगर किसी बच्चे को गोद लेता है तो, लेकिन देखा गया खास करके कि गोद लेकर के बच्चों के साथ बड़ा अत्याचार हो रहा है। अगर किसी को बच्चे को अत्याचार करना है तो किसी न किसी बहाने अनाथालय जाता है, वो किसी बच्चे को गोद ले लेता है और बच्चों को गोद लेने के बाद उनके साथ अपराध करता है। इस तरह की जब प्रवृत्ति बढ़ी तो गोद लेने का नियम बदला गया, गोद लेने के नियम को कड़ा किया गया। 2015 में इस अथॉरिटी ने एक मार्गदर्शक सिद्धांत जारी किया, नियम बनाया गया। इसी नियम में प्रोविजन है, पीछे भी मैंने कई बार क्लास दिया इंडियन सोसाइटी में, मैंने आपको बताया कि नियम में ही ये प्रोविजन किया गया कि कोई समलैंगिक बच्चे को गोद नहीं ले सकता। लिविंग रिलेशनशिप में रहने वाला कोई आदमी बच्चे को गोद नहीं ले सकता। सिंगल पेरेंट बच्चे को गोद नहीं ले सकता। ध्यान देना, अगर सिंगल पेरेंट लेगा तो अगर पेरेंट मेल है तो फीमेल चाइल्ड को गोद नहीं ले सकता। ध्यान दो, अगर पेरेंट फीमेल है वो मेल चाइल्ड को और फीमेल दोनों को गोद ले सकता है, लेकिन पेरेंट मेल है वो फीमेल चाइल्ड को गोद नहीं ले सकता है। आप समझ रहे हो ना, ये बच्चों के प्रोटेक्शन में ध्यान दिया गया। दत्तक ग्रहण नियमावली में ये प्रोविजन किया गया कि हमेशा गोद लेते समय बच्चों का ही ध्यान में रखा जाए। और एक बच्चा अगर बड़ा होगा और पता चलेगा उसके मम्मी गजेंद्र सिंह है और पापा भूपिंदर सिंह है, तो बच्चों का व्यक्तित्व पर बुरा असर पड़ेगा, उसके दोस्त चिढ़ाएंगे, ये बच्चों के लिए भला नहीं होगा। इसलिए एडॉप्शन में हमेशा बच्चों की भलाई को केंद्र में रखा जाए, ऐसा सोचा गया और एडॉप्शन के नियमों को कड़ा किया गया, एडॉप्शन के नियमों को तर्कसंगत बनाया गया। सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी का गठन किया गया, कारा का, और यही एडॉप्शन संबंधी गतिविधियों को रेगुलेट करती है। क्लियर है? तो आपने लिख लिया 5 नंबर, सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, कारा 2015। इसने 2005 में दत्तक ग्रहण मार्गदर्शक सिद्धांत जारी किया है। राइट, ये अच्छा एक प्रमुख एजेंसियां हैं जो आज के डेट में काम कर रही है। अब चलिए हम लोग आते हैं कैपिटल। बच्चों के रक्षोपाय हेतु किए गए संवैधानिक और वैधानिक प्रयास। हम लोगों ने पीछे में क्या क्या किया है, कैपिटल ई कर दिया है, कैपिटल एफ हेडिंग डालो, बच्चों के रक्षोपाय हेतु किए गए संवैधानिक एवं वैधानिक प्रयास। बच्चों के रक्षोपाय हेतु किए गए संवैधानिक एवं वैधानिक प्रयास। अंडरलाइन नीचे की तरफ एरो दो, नीचे की तरफ एरो दो। ये आप ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हो तो बहुत कुछ समझाने की जरूरत मैं नहीं समझता हूं, बट एक जगह पर आपके नोट्स में क्रमशः आ जाए तो बेहतर होगा, ताकि आपके दिमाग में बार बार स्ट्राइक करेगा और ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा आपका दिमाग इन टॉपिक पर। पहला संवैधानिक प्रयास, आप लिखिए स्मॉल ए, नीचे की तरफ एरो दे दीजिए, स्मॉल ए, संवैधानिक प्रयास। आर्टिकल 21A, आर्टिकल 21A, या तो डैश देकर लिख सकते हो, नहीं तो जैसे लिखा हुआ है वैसे लिख सकते हो। नीचे में आर्टिकल 21A 6-14 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को, से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। से 14 वर्ष के सभी बच्चों को
निःशुल्क अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। ठीक है। आर्टिकल 23A, अभी अभी इसके बारे में मैं बोल चुका हूं, इसलिए सीधे लिख देते हैं। आर्टिकल 23A ये कौन सा अधिकार देता है? देखो, बच्चों का जबरन व्यापार, कौमा अवैध व्यापार एवं बाल श्रम का निषेध। बच्चों का जबरन व्यापार, अवैध व्यापार एवं बाल श्रम का निषेध। राइट। आर्टिकल 24, आर्टिकल 24 तीसरा नंबर है। आर्टिकल 24 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के जोखिम युक्त कार्यों में नियोजन का निषेध। जोखिम युक्त कार्यों में नियोजन का निषेध। नियोजन का निषेध। नियोजन का निषेध। ओके। अगला है आर्टिकल 39E। बच्चों की सुकुमार अवस्था को, बच्चों के सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग रोकने का आदेश। बच्चों के सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग रोकने का आदेश। पांचवा पॉइंट, आर्टिकल 39F। पांचवा पॉइंट लिखो, आर्टिकल 39F। बच्चों के स्वतंत्र एवं गरिमामय वातावरण में, बच्चों के स्वतंत्र एवं गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर प्रदान करने का निर्देश। स्वास्थ्य विकास के अवसर प्रदान करने का निर्देश। आर्टिकल 45, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए बाल अवस्था देखरेख, बाल अवस्था देखरेख एवं प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने का निर्देश। बाल अवस्था देखरेख एवं प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने का निर्देश। क्लियर है? पॉइंट 7, आर्टिकल 51D लिख लें लाइन में। आर्टिकल 51D बच्चों को उचित शिक्षा देना अभिभावकों का नैतिक कर्तव्य। बच्चों को उचित शिक्षा देना अभिभावकों का नैतिक कर्तव्य। डन। ये है बच्चा हमारा संवैधानिक प्रावधान। अगला हेडिंग हम डालेंगे वैधानिक प्रावधान प्रयास, स्मॉल बी, स्मॉल बी वैधानिक प्रयास, स्मॉल बी वैधानिक प्रयास। और वैधानिक प्रयास में भी
जो जो कानूनी रूप से प्रयास हुआ उस पर एक बार हम लोग चर्चा कर लेते हैं बच्चा। वैधानिक प्रयास स्मॉल बी, अलग अलग डिटेल हम चर्चा करते रहेंगे। पहला है पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट, प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट। पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट 1994/2003। 2003 में एक अमेंडमेंट किया गया इसमें, ठीक है, 1994 में बनाया गया। ये कानून है कि जो भी टेस्ट सेंटर, पैथोलॉजिकल सेंटर जो भी है, जहां बच्चों का अल्ट्रासाउंड होता है, जो भी हॉस्पिटल है, नर्सिंग होम है, जहां बच्चों का अल्ट्रासाउंड होता है, वहां कानून बना करके इस को रोका गया कि कोई डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करे, बच्चा के हेल्थ के बारे में बताए, लेकिन डॉक्टर ये न बताए कि पेट में पल रहा गर्भ जो है, भ्रूण जो है, वो मेल है कि फीमेल है। इस कानून के द्वारा बहुत सख्ती से लिंग पहचान, लिंग चयन और कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के दिशा में कदम उठाया गया इसके द्वारा। यानी कोई भी जो सेंटर होगा ये बच्चे के बारे में, मेल और फीमेल के बारे में नहीं बताएगा, नहीं तो जेल जाएगा। 2003 में इस कानून को और कड़ा किया गया, सजा को कठोर किया गया, इसको और विस्तारित किया गया। यह है पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट 1994-2003। दूसरा एक कानून बनाया गया, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, इसमें बाल विवाह को रोकने के लिए कानून बनाया गया। पहले भी बाल विवाह को रोकने के लिए कानून था, विवाह की आयु निर्धारित थी, लेकिन इस कानून को और कड़ा किया गया। डन। तीसरा कानून है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 पहले भी मैंने चर्चा की है। 2009 में कानून बना करके लोगों को प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया गया, ठीक है। इसके बाद चौथा है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस 2012। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन, कुछ इसमें जो है वो पढ़ेंगे हम लोग, जैसे 2012 वाला भी पढ़ लेंगे, ये सारी की सारी चीजें हम अलग से पढ़ेंगे। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस 2012। डन। इसके बाद अगला है पांचवा, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस अमेंडमेंट बिल एक्ट 2020। 2020 में इसमें संशोधन किया गया बच्चा, और संशोधन करके इसको और कड़ा बनाया गया। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस अमेंडमेंट एक्ट 2020। डन। इसके बाद ए नंबर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015, ये निर्भया कांड के बाद बनाया गया। और अगर बच्चे कोई अपराध करते तो जनरली निर्भया के साथ रेप करने वाला, उसकी हत्या करने वाला 16 साल की आयु का था। अब अगर 14 साल का बच्चा, 16 साल का बच्चा, उनके साथ क्या बर्ताव किया जाए, तो इस कानून में थोड़ा कानून को कड़ा किया गया। और जो 14 वर्ष तक के बच्चों के साथ व्यवहार किया जाता है वो 16-17 वर्ष के बच्चों के साथ नहीं किया जाएगा, उनके साथ वयस्क की तरह ट्रीटमेंट किया जाएगा। थोड़ा सा उसमें कुछ बहुत सारे प्रोविजन है, ये कानून हम लोग पढ़ेंगे, ये अधिनियम मैं आपको पढ़ाऊंगा और इसके बारे में फिर मैं वहां पर बताऊंगा, ठीक है। भले पीडीएफ के माध्यम से पढ़ाऊं, लेकिन आपके दिमाग तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा, राइट। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015, जुवेनाइल जस्टिस अमेंडमेंट एक्ट 2021। आप देख रहे हो, जुवेनाइल जस्टिस अमेंडमेंट एक्ट 2021। लगातार 6 साल 7 साल में दोनों कानून में, एक पॉक्सको कानून में भी अमेंडमेंट किया गया और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में भी अमेंडमेंट किया गया। डन। आठवां है चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 86 में कानून को बनाया गया, 2006 में अमेंडमेंट किया गया, फिर 2016 में नया कानून आया।
प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन, सॉरी, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986, 2006 और 2016। और 9 नंबर है ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स। ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स, ऊपर वाला क्लियर है, चाइल्ड लेबर को रोकने के लिए कानून है। और 9 नंबर जो आपका है वो बच्चों की तस्करी को रोकने के लिए कानून। प्रोटेक्शन, सॉरी, ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स, ब्रैकेट में दो, प्रिवेंशन, केयर एंड रिहैबिलिटेशन बिल 2021। हालांकि इस तरह की चीजों को रोकने के लिए, ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए कानून पहले से बना है, लेकिन इसमें 2021 में एक बिल लाया गया। हालांकि अभी तक ये कानून का रूप धारण नहीं कर पाया है बच्चा, ठीक है, लेकिन ये बिल लाया गया ताकि लोगों की ट्रैफिकिंग को रोका जा सके। भारत में तस्करी बच्चों की बहुत तेजी से बढ़ी है, बच्चों की तस्करी, लोगों की तस्करी, इस ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए कानून बनाया गया, ठीक है। इसमें बच्चों की तस्करी भी शामिल है। हालांकि ये कानून नहीं बनाया गया तो बिल पर हम लोग ध्यान नहीं देंगे, बट बाकी कानून के बारे में एक नजर हम जरूर डालेंगे। कुछ कुछ कानून को हम अलग अलग जगहों पर पढ़ते हैं, चाइल्ड लेबर को हम अलग जगहों पर पढ़ते हैं, ठीक है, बट जो जो यहां पढ़ना है वो मैं आपको एक बार दिखाता चला जाऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए मैं यहीं पर क्लास लेता हूं। आज थोड़ा सा पहले मैं क्लास आप लोगों का छोड़ता हूं। नेक्स्ट हमारा जो क्लास होगा, जो ऊपर में हमने दिखाया है, उसके कुछ कानूनी प्रावधानों के बारे में मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा। नेशनल कमीशन और प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट क्या है, और इसके बाद आगे का जो हमारा संवैधानिक वैधानिक प्रावधान स्पेशली क्या है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और फिर हम लोग योजनागत प्रयास पे आएंगे। डन। तो आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद। हम लोग कल मिलते हैं, ठीक है, कल मिलते हैं हम लोग। आज क्लास में आप लोगों का यहीं पर फिनिश करता हूं। एक बार चैट दिखा दीजिए टेक्निकल टीम, ठीक है। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कल हम लोग मिलते हैं, ओके, थैंक यू।